एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 3 फरवरी का द हिंदू का न्यूज एनालिसिस हम शुरू करते हैं। शुरू करेंगे फोटो ऑफ द वीक से, जिसमें आप देखेंगे कि कई सारे आपको राइनोसोरस दिख रहे हैं और हिंदू में एक ऐसी पिक्चर जरूर होती है जो कुछ मैसेज देती है। तो मुझे लगा मैं भी आपसे शेयर कर सकती हूँ। सो इसका टाइटल है हॉर्न ऑफ प्लेंटी बट फॉर हाउ लॉन्ग, राइट। सो क्योंकि इनकी जो राइनोसोरस की पोचिंग, जो एक सींग वाले जो राइनोसोरस होते हैं, उनकी पोचिंग पे हमेशा न्यूज आती रहती है असम से। और ये असम के ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पिक्चर है, विच इज वन हॉर्न राइनो ग्रेस एट द पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पिक्चर है। पोबिटोरा हैज अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो हम सब लोग मानस का नाम याद रखते हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पोबिटोरा एक हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन सेंचुरी है, जहां पर एक सींग वाले राइनोज मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसलिए भी एक पिक्चर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं पहली न्यूज से। नो बार ऑन कंटेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल। याद रखिएगा कि अभी तक का जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 जगह से, राइट, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे वो स्टेट असेंबली हो, चाहे या फिर वो लोकसभा इलेक्शन हो, सो उसमें किसी 2 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है। अभी तक का नियम ये है। तो उसके हिसाब से जो न्यूज आई है, नो बार ऑन contesting 2 seats in 1 poll. The Supreme Court on Thursday refused to set aside a provision in the election law that allows candidates to contest polls from 2 constituencies simultaneously. ठीक है, ये नियम है ऑलरेडी, और इसको हटाने के लिए एक पिटीशन डाली गई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने किनारे कर दिया है। क्या कहा उन्होंने? दिस इज अ पॉलिसी मैटर दैट एन इशू कंसर्निंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये पॉलिसी मैटर है और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ऊपर को कंसर्न करता है। इट इज फॉर द पार्लियामेंट टू टेक अ कॉल, और ये पार्लियामेंट की कॉल है, ऐसा कहा सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस बात को बोला। और पिटिशन जो लगाई गई थी, उसमें सेक्शन 33(7) को कवर किया गया था कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 33(7) है, वो इनवैलिड है। किस आधार पे? कि लाइक 1 पर्सन 1 वोट 1 कैंडिडेट 1 कंस्टिट्यूएंसी इज द डिक्टम ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब जिस तरह 1 पर्सन 1 वोट है, उस तरह एक कंस्टिट्यूएंसी से एक बंदा एक कंस्टिट्यूएंसी से ही इलेक्शन लड़े तो होना चाहिए ऐसा, बट इसको सेट असाइड कर दिया गया है। ठीक है, नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी सिंस अल्टीमेटली इट इज पार्लियामेंट्स विल टू सी इफ अ कंट्री कैन ग्रांटेड सच अ चॉइस। ठीक है, तो पार्लियामेंट का डिसीजन ही अल्टीमेट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और फिलहाल के लिए ये नियम जैसा था वैसे का वैसा ही है। लेकिन थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं, देखते हैं कि प्रोविजन क्या कहता है। द प्रोविजन इन दिस रिगार्ड सेक्शन 33(7) ऑफ आरपीए ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हम सबके लिए यूपीएससी के पर्पज से, यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बैठता है। इस पे सवाल मेन से भी बनते हैं, प्री में भी बनते हैं, तो ये इस बार इसे आ गया है ऑलरेडी। और जनवरी फरवरी जब तक पेपर नहीं होता, तब तक के पिछले 6 महीने के जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेरी समझ से प्री में कवर हो सकता है। परमिट्स अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, परमिट करता है कि कोई भी कैंडिडेट टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन, पार्लियामेंट्री, स्टेट असेंबली, बाइनियल काउंसिल और बाई इलेक्शंस। ठीक है, सब में कम से कम अप टू 2 कंस्टिट्यूएंसीज तक वो लड़ सकता है इलेक्शन। ठीक है, द प्रोविजन, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। The provision was introduced in 1996, prior to which there was no bar. पहले कोई लिमिट नहीं थी on the number of constituencies from which a candidate could contest, पर फिलहाल प्रेजेंट के लिए कम से कम अधिकतम up to 2 constituencies से इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, उसको वैलिड भी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने ना। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज आ रही है मसूरी से, जिसमें हमारे जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा है कि जिस तरह के हालात जोशीमठ में बन रहे हैं, तो वहां के न्यूज़पेपर ने एक न्यूज छापी जिसको संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने एक कमेटी बनाई, पैनल बनाया है, जो इसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाएगा कि मसूरी के क्या हाल है, वहां पे कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना ज्यादा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि वो भी हिमालयन रेंज में ही आता है, और वहां की जो हालात है वो जोशीमठ जैसे ना हो, इसके ऊपर एक पेपर ने रिपोर्ट छापी, और उसके ऊपर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने और संज्ञान लेते हुए एक पैनल का गठन किया है। Now, taking so more to cognizance of newspaper report that was warned of Joshimath-like situation, Mussoorie town, NGT has issued directions to the Uttarakhand government to conduct a study
of the specific carrying capacity of the hill station. ठीक है. The Green Court has also formed a 9-member committee to suggest remedial measures to preventing environmental damage. कितना डैमेज हुआ है, कितना हो रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके ऊपर एक 9 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है और वो रिपोर्ट अपनी अप्रैल तक सबमिट करेगी. अभी तक का सिचुएशन ये है कि जो मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो अभी तक की जो चीजों को ऑलरेडी उठाया गया है, लेकिन उन्होंने वो उस जो स्टडीज हुई हैं और जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं लेने के लिए, उसको लेने के लिए अभी तक सक्षम नहीं हुए हैं, फेल हो गए हैं, ज्यादा कहना चाहिए कि फेल हो गए हैं. अभी तक वहां पे ऐसा कोई स्टेप उठाया ही नहीं गया है जिसकी वजह से वहां पे इतना कंस्ट्रक्शन ना हो और वहां की जो इकोलॉजी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिमालय एक नया पहाड़ है, तो वहां की जो हालत है जोशीमठ की तरह ना हो, इसको संज्ञान लेते हुए, सो मोटू कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि खुद से उन्होंने संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने एक पैनल का गठन किया है. ओके. नाउ थोड़ा सा जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है उसके पास की जो आप देखेंगे पैरेलल रेंजेस है कई सारी, जिसमें कुमाऊं हिमालय आता है, फिर लेसर हिमालय आता है, नाग टिब्बा रेंज आती है, उसके बाद मसूरी रेंज आती है यहाँ पर. और यही जो, और हमें अगर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी को और एक्सप्लोर कर चुके हैं तो हमको पता है कि ये जो इलाका है वो टूरिस्ट प्लेसेस में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इस जगह पर आते हैं पूरे के पूरे उत्तराखंड में. और साथ ही साथ ये टूरिज्म के साथ साथ स्पिरिचुअल इलाकों के लिए भी, मंदिरों के लिए भी, मठों के लिए भी फेमस है. और इसलिए यहाँ पे जो फुटफॉल है, लोगों का फुटफॉल है, वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है. तो उसके हवाले से ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, और या कहना चाहिए हिमालयन रेंज तो वैसे भी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव इन द सेंस ऑफ जहाँ पे भूकंप प्रोन इलाके होते हैं, उनके उनके हवाले से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आसानी से भूकंप क्रिएट होते हैं. जोन 4 और जोन 5 का इलाका है जिसमें जो ज्यादा डेंजरस इलाका है, तो उसके हिसाब से ये चीजें कही जा रही है कि यहाँ पर इतना टूरिस्ट का कंसंट्रेशन ना हो, नहीं होना चाहिए, पर लोग फिर भी वहां का जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है इस पे स्टेप लेने में फेल हुई है. तो अगर आप यहाँ पे ये देखें, इसका फिजिकल मैप में हम देख रहे हैं कि मसूरी का ये इलाका आता है और साथ में इसके बाद शिवालिक रेंज आती है. तो ये जो ज्योग्राफी के पर्पज से, प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट बैठता है, जहाँ पे आपको ये बेसिक जो हिमालयन रेंजेस के बारे में, और साथ ही साथ ये पास बने हुए हैं यहाँ पे आप देखेंगे, थागला, माना पास, नीति पास, माइली पास, और ऐसे लिपू लेक पास, ऐसे कई सारे पास हैं इन पहाड़ों पे. सो ये पास भी पूछे जाते हैं, प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट बैठते हैं, और जो रेंजेस है ये भी प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट बैठती हैं. तो क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, इकोलॉजी के एस्पेक्ट से सेंसिटिव है, साथ ही साथ ये भूकंप प्रोन या फिर कहना चाहिए अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, तो उस हवाले से यहाँ पे जो सिचुएशन है वो हमेशा ही अजीब, मतलब कि रिस्क फैक्टर से जुड़ी रहती है. और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं जोशीमठ में जो हुआ है उसके हवाले से जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, एनजीटी ने जो उठाया, लेट्स सी क्या है, क्या क्या होता है. और टूरिस्ट मैप में अगर आप देखें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश एंड लैंसडाउन, रानीखेत, नैनीताल, भीमताल, ये सारी जगह, ऑलमोस्ट सारी जगह टूरिस्ट कंसंट्रेशन की जगह है. और इस वजह से ये जो इलाका है हमेशा अगर आप देखें कि यात्रा को लेकर, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे घूमने की जगह हो, ये हमेशा फेमस रहता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंग्विश इन आंध्र प्रदेश ओवर बजट एड टू अपर भद्रा प्रोजेक्ट. तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपर भद्रा कैनाल को बनाने के लिए, जैसे वहां के लोगों को और बेनिफिट मिले, उसका फंडिंग बढ़ाई है. यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 5300 करोड़ टू प्रोजेक्ट दैट विल हेल्प कर्नाटका. लेकिन एक्टिविस्ट कह रहे हैं दैट डिस्पाइट अशोर्ड अलोकेशन आंध्र प्रदेश में नॉट गेट इनफ वाटर इन अ लीन रेनफॉल ईयर. वो कह रहे हैं कि अपर भद्रा कैनाल तो आप बना रहे हो, अपर कैनाल हमारे फायदे के लिए बना रहे हो, पर फंडिंग में डिले हो जाएगी, और उस डिले होते होते क्या है, वहां पे जो होना है वो नहीं हो पाएगा, और उसके बाद वहां के लोगों को उससे मिलने वाला पानी भी नहीं मिल पाएगा. ये एक समस्या बनकर के सामने आ रही है. नाउ इसको हम देख लेते हैं. एक्चुअली मैप में देखना जरूरी है कि किस जगह की बात हो रही है. तो तुंगभद्रा यहाँ पे है, और कर्नाटका की कृष्णा बेसिन को लेकर के भी विवाद रहता है. तो ये जो इलाका है वो नदियों के डिस्प्यूट की वजह से हमेशा न्यूज में रहता है. अभी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक का विवाद चल रहा है, उसके साथ साथ आप देखिए कृष्णा जो बेसिन है उसको लेके विवाद चलता रहता है, और तुंगभद्रा का भी अभी जो है चीज चालू हो गई. तो ये प्री और मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट बैठता है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में, साथ साथ जीएस3 में मेंस के पर्पज से, और प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और जीएस1 में ज्योग्राफी वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट बैठता है. सो इस पर्पज से इलाके को मैप में जरूर देखिए, और साथ ही साथ वो मैप में कहाँ कहाँ कौन कौन से डैम्स हैं
वो भी देख लीजिएगा। नाउ द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 5300 करोड़ असिस्टेंस ऑफ कर्नाटका's अपर भद्रा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है, which will divert 29.9 TMCFT of water from Tunga and Bhadra rivers to irrigate central Karnataka areas. ठीक है, तो पानी को डाइवर्जन करना और इरिगेशन के लिए पानी देना, लेकिन समस्या ये कि वहां के लोग कह रहे हैं कि दे फील इट कुड डिप्रीव देम और डिले गेटिंग देयर शेयर ऑफ एलोकेट वाटर फ्रॉम तुंगभद्रा डैम। तो मतलब जो एलोकेशन हो रहा है उसके साथ जब ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो नीचे अपर भद्रा, जो नीचे के लोग हैं जहाँ पानी पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाएगा। और अगर इसके डैम को बनने में डिले हुआ तो जब तक बारिश होती है तब तक के सीजन के लिए और समस्या पैदा हो सकती है। अनंतपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियाज एंड 160 विलेजेस इन अनडिवाइडेड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट गेट द ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द तुंगभद्रा डैम। मतलब जो आसपास के जो इलाके हैं उनको पीने का पानी से डैम से मिलता है। तुंगभद्रा दो नई अलग अलग नदियां हैं और उन नदियों पे तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। अब बात क्या हो रही है कि उसके 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 ऊपर अपर साइड में दिस डाइवर्ट इतना पानी from Tungabhadra rivers to irrigate central Karnataka area. सेंट्रल कर्नाटका एरियाज को पानी पहुंचाने में काम हुआ और कर्नाटका के ऊपर अपर भद्रा जो ऊपर की साइड उसका जो शुरुआत है जहां पे डाइवर्जन होता है वहां पे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। Now, the lifting of 17.4 TM CFT from the Tungabhadra river upstream of the dam will delay the filling of the dam in the beginning of the monsoon and the current average water intake starting from time of जुलाई 20 to 30। तो ये जो बात मैंने बोली कि जब जब डैम बनेगा अपस्ट्रीम पे तो उसके बाद उसको फिलअप होते होते बाद का जो टाइम है जब अगस्त से बारिश होती है तो वहां के लोगों का कहना है कि वो समय ऐसा आ जाएगा जब उनको वहां सफिशिएंट पानी नहीं मिलेगा। अब मैप में देखते हैं कि जो अब देखिए भद्रा, ठीक है, तुंगा, तो दो चीजें हैं। तुंगभद्रा तो हम नाम समझते हैं लेकिन दो अलग अलग नदियां हैं, क्लियर होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आसपास ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिनका नाम जो है रहता है न्यूज में और हमें पता भी होना चाहिए। जैसे मालप्रभा हम जानते हैं, कृष्णा हमें पता है, उसके साथ हमारा मूसी रिवर हम समझते हैं, उसके बाद पलेरू पलेरू और इसके साथ और नदियां येरी, डॉन यस डॉन, और उसके साथ ठीक है वेदवती, यस। तो ये सारी नदियां हैं इस और यहाँ का जो इलाका आप समझ रहे हैं कि न्यूज में क्यों रहता है पानी की डिस्प्यूट ज्यादा क्यों है इस तरफ। पानी का डिस्प्यूट तो सब जगह है पर डिस्प्यूट में नदियां इसलिए है क्योंकि ये जो इलाके हैं आप इन इलाकों में समझिए कि यहाँ पर सूखा जनित इलाके भी हैं। आसपास महाराष्ट्र का जो इलाका है वो, कर्नाटका में कुछ इलाका है जहाँ पे जो वृष्टिछाया प्रदेश है, वृष्टिछाया का मतलब जब बारिश का पानी जब मानसून आता है तो सीधे इनको बारिश ना मिलके लौटते हुए बाद जब मानसून लौटता है तब जाकर वृष्टिछाया प्रदेश में पानी मिलता है। तो उस केस में इसलिए नदियों का महत्व ज्यादा है इन इलाकों में। तो जोग्राफिकल एस्पेक्ट से भी आपको पता होना चाहिए कि इन इलाकों में क्या क्या है, कौन कौन सी नदियां हैं, प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट बैठता है। Okay, now sites database reveals red sender smuggling. Red senders की स्मगलिंग जो लाल चंदन है उसकी स्मगलिंग की कहानियां बहुत समझ चुके हैं, मूवी बन चुकी है पुष्पा, हम सबको पता है, फेमस मूवी मैंने भी देखी है। बट द पॉइंट इज दिस, यहाँ पे दो चीजें इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है, एक है साइट्स पूछा गया है पहले और ट्रैफिक, उसको समझेंगे आगे। सो कहानी ये है कि देर इज अ क्लियर डिस्क्रिपेंसी इन द रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रेड in the endangered species by exporting and importing countries, says Wildlife Trade Monitoring Organization। तो उन्होंने कहा है कि जो डेटा प्रिपेयर हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उसमें डिस्क्रिपेंसी है और डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से कुछ इलीगल ट्रेड हो रहा है लाल चंदन को लेकर के। अच्छा, आप समझते हैं द साइट्स, अब समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा क्या क्या बात हो रही है। द साइट्स ट्रेड डेटाबेस, साइट्स का जो ट्रेड डेटाबेस है उन्होंने क्या किया, हैज रिकॉर्डेड 28 इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया लाल चंदन की कॉन्फिस्केशन को लेकर के, तस्करी और सीजर को लेकर के, एंड सीजर एंड स्पेसिमेंस फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ बीइंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से लाल चंदन को एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है, जो कि मना है, रिस्ट्रिक्टेड है। अ फैक्ट शीट प्रिपेयर्ड बाय ट्रैफिक, और ट्रैफिक ने इसके ऊपर एक फैक्ट शीट बनाई। A global wildlife trade monitoring organization has revealed, ट्रैफिक ने ये रिपोर्ट रिवील की है। डेटाबेस कहां से आया, साइट्स के पास से। तो साइट्स क्या, पहले वो समझते हैं। साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये पहले पूछा गया प्री में, याद रखिएगा। क्या है ये, इंटरनेशनल अग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट, सरकारों के बीच में। दोज होस्ट aim is to ensure that international trade in wild animals and plant does not threaten the survival of the species, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को रोकना, जो किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, साथ ही साथ प्लांट्स के लिए
और डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, मतलब किसी भी तरीके का जानवरों को खरीदना बेचना और स्पीशीज को थ्रेटन करने वाली बात जहां पे होती है वो सब साइड से रोकता है। तो इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। और ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट है सरकारों के बीच में, नॉट इंटरगवर्नमेंटल, इज इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ठीक है। नाउ ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ये भी ऑलमोस्ट वही चीज है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है? वो इंटरनेशनल है, ये नॉन गवर्नमेंटल है, साथ ही साथ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। Now, monitoring the trade in wild animals and plants that focuses on biodiversity and sustainable development, ठीक है। इनका भी काम है कि वाइल्ड लाइफ को प्लांट्स पे फोकस करना, बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करना, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना। Now, it was originally created 1976 as a specialist group for species survival, लेकिन फिर क्या हुआ? सर्वाइवल कमीशन ऑफ द IUCN, ये क्या है? 1976 में एक स्पेशलिस्ट ग्रुप तैयार किया गया था, स्पेशल कमीशन अंडर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हम IUCN की लिस्ट पढ़ते हैं उसी के अंडर में। एंड इवॉल्व इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलियंस। इनका जो स्ट्रेटेजिक अलियंस हुआ वो किससे हुआ? WWF से, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यही पूछा गया है। तो ये सारी चीजें प्री के पर्पज से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका गठन क्या हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि क्या संस्था है, क्या काम करती है, किसके अंडर में आती है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ हुआ क्या? डेटा क्या दिया इन्होंने? These consignments were exported to China। जो एक्सपोर्ट हुआ वो कहाँ हुआ? चाइना को हुआ। कितना? 53.5। हांगकांग को हुआ 25%, सिंगापुर को 17, यूएस को 33.5, 16 से 20 के बीच में। तो ये फैक्ट शीट बनाई उन्होंने, क्योंकि डेट स्टैंडर्ड्स का जो कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसका पूरा नाम है पेट्रोकार्पस सैंटालिनस, ठीक है, पूरा नाम साइंटिफिक नेम है। और रेड सैंडलवुड इज एन एंडेमिक ट्रीज स्पीशीज विद, जिस कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश में ये स्पीशीज पाई जाती हैं। हाइट होती है 10 से 15 मीटर और रिपोर्टेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ट्री स्पीशीज एंड अंडर सीवियर प्रेशर, ठीक है। तो इसको बचाना संभालना काम है। IUCN की लिस्टिंग में ये आता है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है। Now India reported an export for more than 19,049 tons of logs। तो ये तो नंबर्स में नहीं जाना है। द पॉइंट इज दिस कि चाइना ये इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए ज्यादा है कि ये इसके काफी थेरापेटिक फायदे भी हैं, मेडिसिनल प्लांट है, और साथ ही साथ इसकी इलीगल लॉगिंग की वजह से और हार्वेस्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब बढ़ गया तो उसको लिस्टिंग में ले आया गया, उसके ऊपर कदम उठाए गए। नाउ रैम्पेंट इलीगल लॉगिंग हैज बीन रिपोर्टेड अक्रॉस इट्स रेंज स्टेट एंड ये ट्रैफिक के जो हेड है उन्होंने इस बात को बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लिस्टेड अंडर Schedule 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड कैटेगराइज एज इंडेंजर्ड पेड़ है एज पर IUCN रेड लिस्ट। और इसकी इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है कि ये जोग्राफिकल रेंजेस क्या है? ईस्टर्न घाट्स में है और इसकी डिस्टेंट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इन द आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट को मत भूलिएगा, नॉट वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। ना प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका? एंडेंजर्ड, और साथ ही साथ नोन फॉर रिच ह्यू एंड थेरापेटिक प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है। इसके इसके फर्नीचर ही बनाया जाता है, इसके थेरापेटिक यूजेस हैं, इम्यूनिटी बहुत अच्छी कर देता है, तो उसको पूजा पाठ में भी यूज किया जाता है। इसके काफी सिग्निफिकेंस है, तभी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये 2015 सितंबर की न्यूज में इंपॉर्टेंट था, इसलिए वहां का एक स्क्रीनशॉट है। नाउ आर हाई इन डिमांड अक्रॉस एशिया, पर्टिकुलरली इन द चाइना एंड जापान फॉर यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एज वेल एज मेकिंग फर्नीचर, वुड क्राफ्ट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी हमको पता होना चाहिए। आज की नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया हैंड्स ओवर 100 नॉटिकल चार्ट्स टू केन्या आफ्टर सर्वे। एक सर्वे के हिसाब से जो कंडक्ट करा नेशनल हाइड्रोग्राफी ऑफिस, जो इंडियन नेवी के अंडर आता है, उन्होंने 100 नॉटिकल चार्ट्स बनाए। किसके? केन्या के जो पास एक आर्किपेलेगो है विच इज लामू आर्किपेलेगो को लेकर के उन्होंने 100 सर्वे के चार्ट्स बनाए हैं, नॉटिकल चार्ट्स, और वो केन्या को दिए हैं। ये न्यूज में है। हवा इसका एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, पर क्योंकि छोटी न्यूज है तो इसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस अभी बनता है। तो आप देखिए कि केन्या को कब कहाँ देख रहे हैं हम लोग? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं केन्या को। और केन्या के पास से देश है सोमालिया, उसके बाद इथियोपिया, साउथ सूडान, युगांडा, और उसके बाद इधर देखा हमने तंजानिया, और लेक विक्टोरिया हम लोकेट कर रहे हैं इस तरफ, और यहाँ पे लामू दिख रहा है, और सब इंडियन ओशन, ठीक है। और साथ ही साथ इसके और भी चीजें आप इसको लोकेट करें, देखिए माउंट केन्या है, नायरोबी इसकी कैपिटल, देन
देन यहाँ पे चार्वी डेजर्ट, और भी काफी चीजें हैं जो आप जोग्राफिकल एस्पेक्ट से GS1 में और साथ ही साथ पी के पर्पस इंपॉर्टेंट बैठती हैं। अब जो लामू आर्किपेलागो का आर्किपेलागो मतलब होता है कि जो झुंड होता है, कई सारे आइलैंड्स को मिलके एक आर्किपेलागो बनता है। आसपास के आइलैंड्स हैं, पेट आइलैंड पूछा सकता है, कि वयू आइलैंड, लामू एंड मंडा आइलैंड जो ये केन्या के पास है, और मंडा बे भी पूछी जा सकती है, कहाँ पे है मंडा बे इज हियर, और इसके साथ ही कि वायु बे भी यहाँ पर है, कि क्यूंगा मरीन नेशनल रिजर्व भी यहाँ दिख रहा है, और इंडियन इंडियन ओशन ऑफ कोर्स, और ये हम इस तरफ देख रहे हैं। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज शेयर करिए, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सब्सक्राइबर मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम डिलाइटेड, और इस डिलाइटमेंट को और बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और तैयारी करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।